अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो सबको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब आप लोगों को पता है कि जैसे कि रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है तो टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है इन दिनों में, यानी कि दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। एटलीस्ट मेरा तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। मेरे पहले 2 रोज़े ऐसे गए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह हुई है और सीधा इफ्तारी का टाइम आ गया है। मे बी आप लोगों की भी रूटीन थोड़ी ऐसी ही हो, काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल हो, तो ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ भी। तो रूटीन काफ़ी टफ़ है, जिसकी वजह से अब वीडियोज़ में कुछ गैप आ सकता है। मे बी 1 दिन 2 दिन का शायद आ जाया करे। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँ, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि एक साथ अब 2-2 3-3 4-4 चैप्टर मतलब कि कवर करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मैं भी जब एक ही दफ़ा काम करने बैठूँ तो अच्छे से थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ, बनिस्बत इसके कि अगर मैं वही एक-एक चैप्टर वाला काम करूँ। अब केमिस्ट्री का मैं एक-एक चैप्टर कर नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक-एक चैप्टर करना शुरू करूँ तो 11 चैप्टर पार्ट 1 के या 16 चैप्टर पार्ट 2 के 27 वीडियोज़ बनाने में 27 डेज़ लग जाएँगे। और उसके बाद आपका ई कैट आने वाला होगा। वैसे ही उम्मीद है कि ईद के बाद डेट्स कम से कम अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है अभी। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर लूँ एक-एक वीडियो में, ताकि जल्दी-जल्दी सिलेबस वाइंड अप होता जाए। और वैसे भी केमिस्ट्री जो है इसमें ज़्यादातर ऐसी हैं चीज़ें नहीं कि जिन्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर आप लोगों ने बुक में अच्छे से पढ़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं ना ई कैट में, वो ज़्यादातर बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ ही वो देते हैं। कुछ आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कुछ आ जाते हैं रीडिंग में से, वरना ज़्यादातर तो एक्सरसाइज की लाइनें ही उठा के दे देते हैं। और ये पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही हो रहा है। अभी आप लोग ये देखेंगे ना चैप्टर की डिस्कशंस तो पता चल जाएगा। लेकिन पिछले कोई 1-2 सालों से ऐसा हुआ है कि वो थोड़ा-सा चीज़ों को ना चेंज कर रहे हैं। अब वो लाइनों को ज़्यादा नहीं फ़ोकस करते, अब कुछ बुक में से ही दे देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी कर देते हैं, ऑप्शंस बहुत बड़े कर देते हैं, जिस वजह से इंसान पज़ल हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप ई-कैट की तैयारी के हवाले से परेशान हैं ना, तो आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कवर हो सकती हैं, ईज़िली कवर हो सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं और अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स भी वीक है तो आपको मैथ भी बहुत ज़्यादा पज़ल करेगा वहाँ पे। मैथ और फिज़िक्स ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो टर्निंग मतलब के पॉइंट्स होते हैं, जो टेबल को टर्न कर देते हैं, जो आपको ऊपर 300 प्लस में भी लेके जा सकते हैं, 200 प्लस में भी लेके जा सकते हैं, और ये ऐसे हैं जो आपको 100 प्लस में भी लेके जा सकते हैं। तो इन पे तो हमारा मेन फ़ोकस इन्हीं पे रहेगा, हम इन्हीं पे ज़्यादा मेहनत करेंगे केमिस्ट्री या इंग्लिश की बजाय। तो केमिस्ट्री में मैं वैसे पहले यही सोच रहा था कि मैं सिर्फ आपको आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं कि कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं पहले बता दूँ कि डिटेल में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, और मैं नहीं चाह रहा कि वीडियोज़ ज़्यादा लेंथी हों, ताकि आप लोग भी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करें। टाइम वेस्ट ही एक लिहाज से होगा अगर मैं हर चीज़ आपको बुक वाली पढ़ाना शुरू कर दूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। केमिस्ट्री पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारी आज की वीडियो में, और इसके अलावा साथ होंगे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला एमसीक्यूज है, 1 मोल ऑफ C2H3OH कंटेन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा है। हम अपना पॉइंटर सेलेक्ट कर लें, पेन टूल। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के एटम टोटल हैं कितने, सिर्फ एक है। तो हमें पता है कि एक एटम में एवोगैड्रोज नंबर होते हैं एटम्स के, तो सिंपली 6.02 क्रॉस 10⁻23 आता। अगर इसकी बजाय अगर वो कार्बन के बारे में पूछ लेता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इसी को अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछ लेता तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO/O 8 ग्राम ऑफ O2। यहाँ पे CO2 है, ये टाइपिंग एरर है। CO2 है बाई 8 ग्राम ऑफ, और ये भी आई थिंक बुक का ही प्रॉब्लम है ये वाला। इसका आंसर आता है 0.25। नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, गिवन मैस ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 है, और CO2 का जो है उसमें से हमें सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि हमसे ऑक्सीजन के मोल्स पूछ रहे हो तो हम ऑक्सीजन का मैस ले लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 32। तो 18/32 हो जाएगा 1/4। 1/4 जो होता है 0.25 के इक्वल होता है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। मोलर वॉल्यूम ना मैक्सिमम तब होता है, पहले तो किसी के जनरल केस के हिसाब से बात करें कि मोलर वॉल्यूम तब मैक्सिमम होता है जब TP की रेशो मैक्सिमम हो, टेम्परेचर बाय प्रेशर की रेशो मैक्सिमम हो। अब टेम्परेचर बाय प्रेशर की अगर रेशो देखी जाए तो यहाँ पे पता चलता है कि टेम्परेचर होना चाहिए हाई, ये रेशो तब मैक्सिमम होगी जब प्रेशर होगा लो। यानी टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर होगा लो, तो तब मोलर वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं सिचुएशन। एक तो है ऑप्शन सी STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM। तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर तो कम है, जो कि हमें नहीं होना चाहिए था, कि हमें तो चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम। तो सी ऑप्शन बनता ही नहीं है। इसके अलावा जो HTP है, वैसे बुक में आई थिंक नहीं था ये, एटलीस्ट मुझे नहीं अब याद, तो मैंने इंटरनेट से वैसे कुछ सर्च की है, ब्राउजिंग की है, तो मुझे पता चला कि हाई टेम्परेचर प्रेशर है। तो एक लिहाज से ये भी बन सकता है, लेकिन उसने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं बताई हुई, हमें नहीं पता कि हाई HTP है क्या चीज़, क्योंकि बुक में इसके बारे में बताया नहीं। STP के बारे में बुक में बताया हुआ है, हमें वो पता था। इसके अलावा एक और होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी NTP। वो वाला होता है कि जो एक कॉमन रूम टेम्परेचर कह लें, या जो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे जो होता है, तो हमारा वो भी नहीं बनता था, अब वैसे ऑप्शन में है भी नहीं। तो अब हमारे पास बच गया बी ऑप्शन, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, STP के अगेंस्ट देखें। HTP के हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेचर में भी 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इन केस 2 ATM या 5 ATM हो सकता है। तो इस वजह से देखें तो नहीं, हमें एक चीज़ का उसका अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन हमारा बुक का क्वेश्चन है, हमें वैसे पता। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी पूछे ऑप्शंस में, अगर आपके पास चारों ऐसे ऑप्शन दे दे कि जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर मौजूद हो, तो आपने वो वाला ऑप्शन टिक करना होगा जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो, उसकी रेशो, क्योंकि हमें इस चीज़ की रेशो हमें मैक्सिमम चाहिए होगी, तब हमारे पास मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम होगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम है, बुक की ही लाइन है सिंपल सी। उसके बाद ये व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है और सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया है, 2 आएगा यहाँ पे, और इसका आंसर भी बी ही है। गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ CO लिखा हुआ है, यहाँ पे CO नहीं आएगा, यहाँ पे वही जो मैंने आपको पीछे बताया सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ दोबारा आ गई है। द एटॉमिक मैसेज ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम आर 35.29 to 23, तो तकरीबन 58 कह देंगे, अप्रॉक्सीमेशन में लगा रहा हूँ। 29 ग्राम्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू, NaCl की बात करें इक्वल टू कितना होगा, तो 29 को 58 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो इस केस में बन जाएगा 0.5 मोल्स। ये ऑप्शन है हमारे पास। गिवन मास ऑफ एनसीएल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एनसीएल, जो हमने यूज़ किया है इसमें। Combustion analysis performed on a compound with formula CH2O2 whole twice the ratio by weight CH and O will be। अब इसको हमने जो लिखा हुआ है, इसकी रेशो हमसे वो पूछ रहा है कि एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला ये है, उसमें वेट की रेशो जो है वो क्या होगी, तो वो है 12, 2 और 32, क्योंकि जो कार्बन है उसका मास 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 है, और एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32 है। तो हमसे उसने वेट की रेशो ही पूछी हुई है। द एटॉमिक masses ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम आर 35 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। 20 दोबारा सेम आ गया, 0.5 मोल्स ही है इसका आंसर। What is the empirical formula for glucose? empirical फार्मूला होता क्या कि प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक्चुअल नंबर जो है ना एटम्स के अरेंजमेंट के वो नहीं होते, तो यहाँ पे हमारे पास है CH2O। वैसे जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला, वो C6H12 और O6 है, लेकिन empirical फार्मूला CH2O है। Which of the following statement is correct? 1.08008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 6.023 एटम्स। ये ठीक है, क्योंकि H का जो वेट है वो 1 पॉइंट एटॉमिक मास यूनिट AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो है 1.008 ग्राम ही है। अब नीचे भी कह रहा है कि 2.016 ग्राम ऑफ H। अब H का नहीं होता, ये होता है H2 का, तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट गड़बड़ होगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर ये भी आंसर करेक्ट होता। थर्ड में देखें 1.008 ग्राम ऑफ H2 हैज़ 0, नहीं ये भी गलत है। अगर यहाँ पे फिर इसे 2 के साथ डिवाइड कर रहा होता, इस केस में तो ये ठीक हो सकता था, नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है बोथ A एंड B आर करेक्ट, मैंने बता दिया है कि B करेक्ट क्यों नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सिर्फ A ऑप्शन बन जाएगा। एक और चीज़ बता दूँगी कि में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़े होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रीड आउट की हैं और मैंने दोबारा इन पर थोड़ी सी डीप स्टडी किया, तो पता चला कि कुछ आंसर्स जो मेरे पहले पे थे वो गलत हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि टाइपिंग की वजह से
कुछ गड़बड़ें हुई हों, क्योंकि टाइपिंग इशू आ सकता होता है और इस वजह से भी की में चेंजेस हो सकती हैं। तो की पे ज़्यादा डिपेंड ना करेगा, मैंने आपके सामने सारे आंसर हाईलाइट किए हैं, उस चीज़ को भी आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में है इन क्रोमेटोग्राफी के स्टैंड्स फॉर। क्रोमेटोग्राफी में कहता है कि के किस चीज़ की अलामत है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, डेप्थ में नहीं जाएंगे। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है क्या चीज़? कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस फेस कह दें। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है हमारे पास के। उसने वैसे पूछा नहीं था ये चीज़, जो मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा बता दिया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से कंट्रोल होता है। विच प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट सोल्यूट फ्राम अ सोल्यूशन। अब हमें पता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता क्या है कि उसमें कि एक कंपाउंड में जो होता है ना कि सोल्यूट एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रही होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि एक अरेंजमेंट एटम्स की जो है ना मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनेट अरेंजमेंट बन जाती है और एक रिजिड क्रिस्टल बनती है जिनकी जो एनर्जी स्टेट होती है वो कम होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्रिस्टल फिल्ट्रेशन जो एक प्रोसेस है जिसमें हम सोल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट करते होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द कंपैरेटिव रेट एट विच सोल्यूट मूव्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट। RF वैल्यू ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अभी पीछे हमने देखा भी है ये। बेस प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पहले तो बेस प्रिंसिपल उसका है क्या, बुक के लिहाज से हम अगर देख लें या वैसे जनरल वे में देख लें कि क्या होता है कि लिमिटेड सोल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। उसके हिसाब से हम देखें कि क्या है, सोल्यूट शुड बी कम्प्लीटली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, एक है सर्टन टेम्परेचर है, लेकिन लाजमी नहीं कि रूम टेम्परेचर हो। या उसके अलावा आगे देख लेते हैं रीज़न क्या लिखे हुए, एक और साथ लिखा हुआ है एंड एक्सेस अमाउंट इज़ थ्रोन आउट एज कैटलिस्ट। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर वाला जो इशू आ रहा है वो देखते हैं आगे। Solute should be completely soluble in a suitable amount of solvent at high temperature and excess amount of solute is thrown out as a catalyst when it is cool। तो ये तो पूरी की पूरी लाइन ही सेम टू सेम है। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने बुक से कि कौन सी बुक की हुई है। मेरे पास जो बुक मैंने की हुई थी की बुक होती थी वो प्रोफेसर आई थिंक गफ़ार के नाम से थी, तो उसमें ये वैसे लाइन लिखी ही हुई है। तो ये इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, हमें बाकी रीड अप करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ए एंड बी या दो ऑप्शन कोई भी ठीक हो, उस बारे में लिखा ही नहीं, तो हमें बाकी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 3 की। कहते हैं कि मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर। कौन सी गैस है जो बहुत आइडियल होती है रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है नाइट्रोजन है जो आइडियल होती है एट रूम टेम्परेचर पे। बुक की ही लाइन है, बाकी हम ये आइडियल वाइडियल वाला कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं क्योंकि आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डबल्ड, गैस का टेम्परेचर जो है वो डबल कर दिया है, एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2। तो अब हमें पता है कि फार्मूला होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब फार्मूला मैंने लिख दिया है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या हुआ है कि टेम्परेचर डबल हो गया है यानी कि 2T हो गया है, और प्रेशर हो गया है हाफ यानी कि प्रेशर P/2 हो गया है। पूछ क्या रहा है, देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, अब ये 2 उस साइड पे चला जाएगा, P भी उस साइड पे चला जाएगा, P वहाँ जाके डिवाइड होगा और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मैक्सिमम एट। सेम क्वेश्चन आ गया जो चैप्टर 1 में भी था, मुझे पता नहीं मैंने क्यों उस वक्त इसी क्वेश्चन को वहाँ पे भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है, एक चैप्टर में ही होना चाहिए था वैसे। तो 127 डिग्री सेल्सियस 1 atm है। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं क्या था उसमें कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास जो है प्रेशर कम होना चाहिए। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर
भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, टेम्परेचर भी ज़्यादा लेकिन प्रेशर भी ज़्यादा है। तो मैं इसकी रेशो अगर निकाल के देख लूँ तो ये 500 250 केल्विन तक आ जाती है, 250 केल्विन पर एटीएम। अगर मैं इसकी रेशो निकाल के देख लूँ तो 400 केल्विन पर एटीएम आ जाता है। मुझे रेशो किसकी, मैं आपको बता दूँ रेशो निकल कैसे रही है, टी है बाई पी, और यहाँ पे आपने टी को पहले केल्विन में चेंज करना है। तो मैं टी को जब केल्विन में चेंज करता हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 250 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे आ रही है हमारे पास 400। अगर इसकी बात कर लें तो ये बन जाता है 273 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाता है 130 में 140 में कुछ आ जाती है वैल्यू। और एस टी पी जो अभी हम पीछे देख के आए थे यही होता है आई थिंक 0 डिग्री सेल्सियस और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। तो यहाँ पे सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये रेशो मैक्सिमम होगी, और जब ये रेशो मैक्सिमम होगी तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा। अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपको एक लिख के पिक भी बना के सेंड कर दूंगा कि मैंने किस तरह ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट है, जिससे मुझे पता चल रहा है। द डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इज़ वेल एक्सप्लेन बाई ग्राहम्स लॉ। Density of methane at 0.20525 atmospheric pressure and 127 डिग्री सेल्सियस इज़, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मैं डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहा कि नेक्स्ट जो हमारे पास एक पिक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है सॉल्यूशन, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे राइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो मैंने इसलिए वो राइट करके पहले ही रखा हुआ था कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सिंपल चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ जो मैंने उसमें नहीं लिखी, वो है कि डेंसिटी किसी भी चीज़ की हमने फाइंड करनी होती है तो उसका फार्मूला क्या है, मैस बाई वॉल्यूम होता है। तो वो हम सिर्फ मैस बाई वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। द ऑर्डर रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर मास के कह दें, एम कह देता हूँ मैं सिंपल, R1 या M1 कह देता हूँ। जो M1 और R1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो ग्राम्स लॉ है उसमें यही है, R1/R2 इक्वल टू अंडर स्केयर, हाँ एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, स्केयर रूट ये। तो इसी तरह देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो इसमें यहाँ पे देख लें हमारे पास डिफरेंट जो दिए हुए हैं ऑर्डर, या वैसे तो बुक की ही लाइन है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो ब्रोमीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 160, ब्रोमीन 2 Br2 की बात हो रही है। हमारे पास जो सल्फ़र होता है उसका सिंपल 32 उसका है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और O2 है तो 32 होगा। अब उस हिसाब से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मैस हमारे पास है ब्रोमीन का, तो सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी होगी। उसके बाद सल्फ़र और ऑक्सीजन का हो जाएगा क्योंकि इनका मैस बन जाएगा 64। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन का हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का मैस बन जाएगा 32 + 12 44, और NH3 है जो 17। तो ये है, ये वाला वो ऑर्डर है जिसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, यानी NH3 की रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे। CH4 and O2 are mixed with equal masses at 25 डिग्री सेल्सियस। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन मिक्सचर इज़, ये भी मैंने अगले जो इसमें स्लाइड है उसमें ये सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है। आंसर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 1/3 है। आता कैसे है वो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। द गैसेज शो मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर, मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर जो है ना, जो गैसेज शो करती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो उसमें से अब हम नीचे देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो हमारे पास हाई किस जगह पे बन रहा है। ऑप्शन डी है 10 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM, जो कि हमारे पास केल्विन में बन जाता है 283 केल्विन डिवाइडेड बाई 2 ATM। और उसके हिसाब से देखें सी ऑप्शन तो 273/2 ATM है। तो सी और डी में देखा जाए तो डी ज़्यादा, तो सी तो ख़त्म हो गया। अगर बी के हिसाब से बात की जाए तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो 263 आ जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये भी गलत है। इस केस में देखें तो 273 और प्रेशर सेम ही है, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है और प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, अदर अवेलेबल ऑप्शंस। और हाँ ये बता दूं कि ये तो हो गया आइडियल बिहेवियर, और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है इसका वाइस वर्सा होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। मैं सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये शेयर कर रहा हूँ। ये अब है वो सॉल्यूशन जो मैंने भी आपको पीछे बताए थे। अब है क्या वहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मीथेन उसने हमें दी हुई है
सॉरी डेंसिटी ऑफ मीथेन हमसे पूछ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। हमें पता है कि STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, और उसी पे टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर जो होता है आपके पास 1 atm होता है। तुम्हारे पास V2 T2 P2 यहाँ से आ चुके हैं। फार्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है पहले, ये क्यों यूज़ किया हुआ है, मुझे चाहिए वॉल्यूम 1 यानी कि जो करंट केस है उसके लिए वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का। तो P1 जो है मेरे पास वो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, T1 भी दिया हुआ है। अब मैंने टेम्परेचर्स को चेंज किया है पहले केल्विन स्केल में, तो यहाँ पे वैल्यू स्केल में चेंज करके वैल्यूज़ आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास इसके एक आंसर आ जाएगा, जो आपके पास वैल्यू होगी V1 की। ठीक है, वो जो भी वैल्यू आएगी वो आपने पुट कर देना है डेंसिटी के फार्मूले में, और डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैस जो है 1 मोल ऑफ CH4 जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा, 12 + 4 हो जाएगा 16, CH4 की बात हो रही है तो 16 हो जाएगा, और वॉल्यूम की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CH4 फाइंड करने हैं। तो पता चल रहा है कि CH4 के मोल्स कितने हैं, क्योंकि उसने कहा है मैस दोनों का ना सेम है। CH4 एंड O2 आर मिक्सड विद इक्वल मैसेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर O2 का मैस 32 है तो CH4 का भी 32 है। CH4 का 32 कब होगा, जब उसके 2 मोल्स होंगे। तो यहाँ पे 2 मोल्स हमारे पास आ गए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 32/32 की यानी कि 1 मोल ही होगा, उसी से काम चल रहा है। अब हमें मोल फ्रैक्शन बतानी है O2 की, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ऑक्सीजन के मोल्स की, यानी कि 1 मोल आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मीथेन, तो 1 + 2 हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही होती है, और इनका जब सम लिया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेता कि CH4 के हमें निकाल के दिखाएं मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे ऊपर 1 की बजाय 2 आ जाएगा उस केस में, और ये हो जाएगा 66.66% इस तरह कुछ करके, और पहले केस में 33.33%, यानी कि जब इनका सम करेंगे तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा, और मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉल्यूम इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इक्वल टू 3 atm, प्रेशर कह रहा है कांस्टेंट है। इफ़ वॉल्यूम इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर T2 कहता है फाइंड करें। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, आई थिंक ये चार्ल्स लॉ है, तो इस लॉ की मदद से हमने फाइंड कर लिया है। V1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, V2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और प्रेशर वैसे कांस्टेंट है तो प्रेशर का इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, प्रेशर का कोई भी काम इसमें है ही नहीं। तो हम जब इसकी मदद से सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारे पास पहले केल्विन में चेंज करना ज़रूरी है, केल्विन में चेंज करके सॉल्यूशन निकालेंगे, और जब केल्विन में हमारे पास आंसर आ रहा होगा उससे फिर हम दोबारा सेल्सियस में पहले चेंज करेंगे, और हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 227 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 500 केल्विन में आंसर इसका आ रहा होता है। करके देखिएगा, सिंपल से है, कोई कैलकुलेशन इसकी हार्ड एंड फास्ट है नहीं ऐसे। नोबल गैसेज हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, गलत है। जो नोबल गैसेज हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। कहता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, गलत है। जो नोबल गैसेज हैं उनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। नो इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन, ठीक है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन नहीं होती, उनका ऑक्टेट रूल ऑलरेडी फॉलो हुआ होता है। नो वैंडरवाल फोर्सेज टाइप ऑफ फोर्स, गलत है, उनमें वैंडरवाल फोर्सेज मौजूद होती हैं, वीक होते हैं लेकिन होती हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन नहीं होती। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, बट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दी सेम गैस एट 546 डिग्री सेल्सियस। अब पिछले केस में ये यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 9 आया हुआ है उसी से मिलता जुलता है, सेम चीज़ें हैं। फ़र्क क्या, पहले टेम्परेचर पूछा था, इस दफ़ा वॉल्यूम दूसरा पूछ लिया, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले की मदद से हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। करके देखिएगा, सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है द बबलिंग ऑफ अ गैस फ्रॉम सोडा ड्रिंक इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई। उस जो बबल्स मतलब बन रही होते हैं उसमें गैस जो भरी हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से होती है। अब गैस जो है ना,
कोई भी गैस हो उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एक नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उनके डिस्टेंस उनका ज़्यादा होता है, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो सोडा ड्रिंक में से वो बबलिंग हो रही होती है, बबल्स ऊपर बन के निकल रहे होते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो होते हैं, वो हाई प्रेशर की वजह से होता है। लेकिन उसकी दूसरी रीज़न जो है यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं ऑप्शन, हमने उसके हिसाब से भी बताना है। तो वह कि लो डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी जो है ना गैस की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ गैस इज़ एक्सप्लेन्ड एज, जो डेंसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो जैसे जैसे प्रेशर डेंसिटी बढ़ रही, प्रेशर बढ़ रहा होगा तो डेंसिटी भी बढ़ रही होगी। ये बुक में है फार्मूला इसका, आई थिंक PVNRT जो है ना उन्हीं चीज़ों के दरमियान इसकी एक डेरिवेशन की हुई है, उसमें ये फार्मूला है, बुक में पता चल जाएगा, आप लोग देखेंगे तो। इंक्रीज़ इन प्रेशर कॉज इंक्रीज़ इन डेंसिटी। तो फाइनली 3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई होगी, लेकिन ठीक है, टाइम जैसे है, टाइम भी कम है, चीज़ों को भी लेके चलना है, तो ठीक है, थोड़ी सी लेंथी वीडियो आप लोगों को अब एडजस्ट करनी पड़ेगी। और कोशिश किया करो वीडियो पूरी देखा करो। हाँ, और एक और चीज़, आजकल कमेंट्स में मतलब कि वो आते हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है आप लोग पहले वीडियो पूरी नहीं देखते। मैंने चीज़ें बताई हुई होती हैं और आप लोग वही कह रहे थे कि सर आपने ये नहीं बताया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप पजल कर रहे हैं, आप हमें गुमराह कर रहे हैं एक लिहाज से। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चीज़ें बताई हुई होती हैं, मे बी आप लोगों ने वो स्किप कर दिया होता है पार्ट, आप लोग अपनी मनपसंद पार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप गौर से नहीं सुन रहे होते तो आपको वो पता नहीं चलता। मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको सब कुछ डिलीवर करूँ। अगर मैं कोई चीज़ नहीं शेयर कर रहा होता ना, हो सकता है कि वो मुझे पता ही ना हो, लेकिन वो आप ज़रूर पूछ लिया करें कमेंट में, लेकिन एक बार वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखा करें। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ आती है तो वो आप एक्सप्लेन करें, मैं एडमिट करूँगा, अगर वो गलती हुई मैं मान लूँगा, उसकी करेक्शन भी करूँगा। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि नहीं जी मुझे ही सब कुछ आता है, नहीं मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। फ़र्क ये है कि मैं काफ़ी अरसे से इसके साथ मुंसलिक हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मैं जो कम ड्यूरेशन में जल्दी काम कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, रमज़ान शरीफ में रोज़े भी रखें और अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ रखें। चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ेगा, कोई मैनेज आके करवाएगा नहीं। हमारे टाइम में रमज़ान शरीफ ई-कैट के दौरान में आया था और काफ़ी ज़्यादा रूटीन टफ़ हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों को बैलेंस करके हम चले थे और कामयाबी भी मिली थी। तो ये नहीं करना कि पढ़ाई के चक्कर में नमाज़ें छोड़ना शुरू कर दो, और ये भी नहीं करना कि ये कहो कि रोज़ा रखा तो मैंने पढ़ना ही नहीं है। दोनों चीज़ों को साथ साथ आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।